नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दंड क्लासेस में। वो क्लासेस जहाँ हम किसी भी मुश्किल से मुश्किल टॉपिकों का यूं ही चुटकियों में दंड कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टेस्ट है वो है आपका विभिन्न शिल्प, श्रेणी, संगठन और जो विभिन्न दर्शन थे, जैसे कि चारवाक दर्शन हो गया, या फिर आपको बताए कि मीमांसा या संगमकालीन जो कवि थे या उनके ग्रंथ और जातक कथा, इन सब से जुड़े हम 20 बेहतरीन MCQ, जिसमें मनुस्मृति भी शामिल है, इनसे जुड़े 20 बेहतरीन MCQ का अध्ययन करने वाले हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है। अतः जो लोग चैनल पर पहली बार आए, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इतिहास संबंधी ऐसी वीडियो शानदार मिलती रहे और हमारे प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने सपनों को पूरा करने में सहायता प्राप्त कर सकें। चलिए, तो हम इस टेस्ट को आरंभ करेंगे। आपको क्या करना है कि आपको कलम कॉपी लेके बैठना है और 251 से 70 तक आपको नंबरिंग कर लेना है। फिर हर एक में जितना देर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर विकल्प पढ़ेंगे, उतना देर में आपको विकल्प चुन लेना। जितना सही होता है डायरेक्टली लाइव आप अपना टेस्ट करते जाएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट में आपको कितना स्कोर आपने किया, 20 में अगर मान लीजिए आपने 10 स्कोर किया तो 10/20, 12 स्कोर किया 12/20, 8 स्कोर किया 8/20, ऐसे करके आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो चलिए हम आरंभ करते हैं। आज के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न कर रहा है कि जातक कथा में वर्णित विभिन्न शिल्पियों के नाम व उनके कार्यों का सही मिलान करें। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। विकल्प है कम्मारफुल, सेठीकुल, धनवनी कुल और पन्नीन कुल। ठीक है, ये हमारे विकल्प है। ये अब बताइए कि जातक कथा जो थी उसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएं वर्णित है और उसमें व्यापार संबंधी तत्कालीन जो व्यापार वाणिज्य होते थे उन सब से रिलेटेड, या शिल्पी है उन सब से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें वर्णित है। तो उसमें कह रहा है कि विभिन्न शिल्पियों के जो नाम वर्णित है उनका सही विकल्पों से मिलान करना है। तो चलिए हम एक एक करके बढ़ते हैं। कम्मार फूल, सबसे पहला विकल्प है हमारा कम्मार फूल। तो कम्मार फूल जो होता था वो धातु शिल्प को क्या बोलते थे? कम्मार फूल बोलते थे। ठीक है, और फिर है सेट्ठी कुल। सेट्ठी कुल जो होता था वो धनाढ़ व्यवसाय, यानी कि जो अमीर व्यापारी होता था, उसे सेट्ठी कुल कहते थे। ठीक है, फिर है अगला विकल्प धनवनी कुल। धनवनी कुल यानी कि जो अनाज बेचने का काम करता था वो धनवनी कुल कहलाता था। और अंतिम है पन्नीन कुल। पन्नीन कुल मतलब होता है सब्जी बेचने वाला। ठीक है, पन्नीन कुल मतलब सब्जी बेचने वाला। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? सी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने सी विकल्प चुना था उनका बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जातक कथाओं में विभिन्न शिल्पों से जुड़े श्रेणी संगठनों के मुखिया को कहा जाता था। मतलब जातक कथा में विभिन्न शिल्प, काफ़ी सारे शिल्पों की चर्चा है। ठीक है, तो विभिन्न शिल्पों से जुड़े श्रेणी संगठनों के मुखिया को क्या कहा जाता था, ये हमारा प्रश्न है। आपके विकल्प है जेठक, सार्थवा, प्रमुख और ए और सी दोनों। तो सबसे पहले इसमें से हम आपको सार्थवा के बारे में बता दें। सार्थवा जो होता था वो होता था कारवा व्यापारी के संगठन को, मतलब कारवा में ग्रुप में जो व्यापारी चलते थे तो वो जो कारवा व्यापारी जो होते थे उसके संगठन को क्या कहा जाता था? सार्थवा कहा जाता था। वही जातक कथा में विभिन्न शिल्पों से जुड़े श्रेणी संगठनों के मुखिया को, यानी कि जो हमारा प्रश्न है तो उसके जवाब में मैं कहूँ कि जातक कथा में विभिन्न शिल्पों से जुड़े श्रेणी संगठनों के मुखिया को जेठक या प्रमुख कहा गया है। मालाकार जेठक, कर्मकार जेठक, वधकी जेठक अथवा सार्थवा जेठक, ये सब क्या है? इसका एग्जाम्पल है। तो क्या है कि जातक कथा विभिन्न शिल्पों से जुड़े श्रेणी संगठनों के मुखिया को जेठक भी कहा गया है और प्रमुख भी कहा गया है। तो यहाँ पर विकल्प डी सही हो जाएगा। 253 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित किन ग्रंथों में श्रेणियों के कार्यकलाप में राजकीय हस्तक्षेप को समर्थन नहीं दिया गया है? ये हमारा अगला प्रश्न है। 253 नंबर क्वेश्चन। मतलब पूछ रहा है कि किन ग्रंथों में श्रेणियों के कार्यकलाप, श्रेणी क्या होता है? व्यापारिक संगठन सब जो होते थे, तो उसमें कह रहा है कि इनके कार्यकलाप में राजकीय मतलब राजा का हस्तक्षेप के अधिकार को समर्थन नहीं दिया गया है। ये हमारा अगला प्रश्न है। तो इसके विकल्प है आपके मनुस्मृति, अर्थशास्त्र, याज्ञवल्क्य स्मृति और महावंश। तो इस प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं कि निम्नलिखित किन ग्रंथों में श्रेणियों के कार्यकलाप में राजकीय हस्तक्षेप के अधिकार को समर्थन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो हमारा विकल्प है मनुस्मृति,
तो मनुस्मृति के बारे में पहले आपको हम बता दें। यदि श्रेणी संगठन का कोई भी सदस्य लोभ व श्रेणी धर्म का उल्लंघन करता है तो उसे राजा द्वारा क्या होना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। यानी कि मनुस्मृति क्या करता है, श्रेणी के कार्यकलाप में राजकीय हस्तक्षेप का समर्थन करता है। यह मनुस्मृति साफ साफ लिख रहा है कि श्रेणी संगठन का कोई भी सदस्य लोभ व श्रेणी धर्म का उल्लंघन कर रहा है तो उसे राजा द्वारा क्या मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए, पनिशमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। और फिर अगले ग्रंथ हम देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में क्या बोलता है कि श्रेणी सदस्यों के बीच विवाद के निपटारे के लिए श्रेणी धर्म के अनुरूप राजकीय हस्तक्षेप का इसमें भी समर्थन किया गया। यानी कि श्रेणी सदस्यों के बीच, अगर श्रेणी क्या है, व्यापारियों का संगठन हो गया, तो व्यापारियों के बीच अगर कोई विवाद होता है तो उसमें राजा का हस्तक्षेप अनिवार्य है। तो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति ये दोनों जो है सो हस्तक्षेप का क्या करता है, समर्थन करता है। लेकिन अर्थशास्त्र और महावंश में इससे रिलेटेड कुछ भी बात नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अर्थशास्त्र और महावंश, बी और डी, ये हमारा ऑप्शन बी और डी क्या हो जाएगा, बी डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि यदि राज्य के हिस्से को देने में कोई श्रेणी हेरा फेरी करे तो राज्य को उस श्रेणी से 8 गुना वसूलना चाहिए। ठीक है। मंदसौर अभिलेख के आधार पर हम कह सकते हैं कि बिना किसी राजकीय दंड की संभावना के श्रेणी संगठन अपना कार्य व क्षेत्र बदल सकते हैं। तो ये सारी बातें। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के किस खंड में सम्मिलित है। यानी कि भागवत गीता जो है, श्रीमद् भागवत गीता, ये महाभारत के भीष्म पर्व के किस खंड में सम्मिलित है, ये हमारा अगला प्रश्न है। आपके विकल्प है प्रथम, तृतीय, सप्तम या 17वां खंड। तो आपको बताएं कि महाभारत के भीष्म पर्व के तृतीय खंड में संकलित भगवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया गया उपदेश है, आप जानते हैं। सामान्य रूप से यह स्वीकार किया गया है कि इस खंड को महाभारत में 200 BC के लगभग शामिल किया गया। यह दार्शनिक दृष्टि से बहुत सशक्त और जटिल है। यह योग, मोक्ष, कर्म व संन्यास से जुड़ी दार्शनिक मान्यताओं की व्याख्या करता है। यह वर्णाश्रम धर्म के औचित्य को सिद्ध करता है। तो हमारा जो प्रश्न था कि भीष्म पर्व के भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व के किस खंड में सम्मिलित है, तो उत्तर हो जाएगा आपका तृतीय खंड में सम्मिलित। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मीमांसा का व्यवहारिक अर्थ है, यानी मीमांसा है उसका व्यवहारिक अर्थ क्या है, विश्लेषण करना, व्याख्या करना, वैदिक ज्ञान की व्याख्या करना या सभी। तो आपको हम बताएं कि मीमांसा जो होता है, ऐसे इसका शाब्दिक अर्थ होता है ये जो है कि विश्लेषण करना। ठीक है। शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना या व्याख्या करना। ठीक है। और मीमांसा का व्यवहारिक अर्थ है कि ये वैदिक ज्ञान की भी व्याख्या, ये वैदिक ज्ञान की व्याख्या करती है। ठीक है। तो इस दर्शन ने, मतलब मीमांसा की बात हो रही है, तो इस दर्शन ने वैदिक साहित्य को अनुष्ठानिक कर्मकांडों के दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस विचारधारा के सबसे पुराने ज्ञात प्रणेता कौन थे, मीमांसा के जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा सूत्र की रचना की है 2nd सेंचुरी BC में। जैमिनी ने किसकी रचना की है, मीमांसा सूत्र की। मीमांसाकारों का मानना है कि वेद शाश्वत सत्य है और वही धर्म की अंतिम सत्ता भी। जैमिनी ने वैदिक कर्मकांडों को धर्म के रूप में स्वीकार किया, जिसमें यज्ञ सबसे मुख्य स्थान रखते थे। तो यहाँ पर विश्लेषण या व्याख्या शाब्दिक अर्थ है, पर व्यवहारिक अर्थ है वैदिक ज्ञान की व्याख्या करना। ठीक है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। 256। मिलिंद पन्न में कितने प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है, ये हमारा अगला प्रश्न है। 30, 16, 4 और 60 ये आपके विकल्प है। ठीक है। तो मिलिंद पन्न नामक ग्रंथ की अगर हम बात करें तो आपको बताएं कि मिलिंद पन्न में 60 प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है। जातक कथाओं में वर्णित विशेष शिल्पों पर आधारित गांवों के नाम इत्यादि से इनके स्थानीयकरणों के गांवों का उल्लेख मिलता है। विभिन्न नगरों में भी विविध प्रकृति के चिरत्न से जुड़े लोगों के पृथक पृथक मोहल्ले होते थे। दक्षिण भारत के संदर्भ में इस प्रकार की जानकारी हमें संगम साहित्य से प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा प्रश्न था कि मिलिंद पन्न में कितने प्रकार के शिल्पों की जानकारी मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा 60। अब हम फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। सांख्यकृता
सांख्यकारिता नामक कृति के रचयिता है? ये हमारा अगला प्रश्न है, सांख्यकारिता। आपके विकल्प है ईश्वर कृष्ण दंडी, कालिदास या रघुदास। ठीक है, तो आपको हम बताएं कि सांख्यकारिता नामक कृति ईश्वर कृष्ण द्वारा लिखी मानी जाती है। 4th सेंचुरी या 5th सेंचुरी एडी के बीच की ये ग्रंथ है। हालांकि सांख्य मौलिक रूप से पुराना दार्शनिक ज्ञान है जो उपनिषदों का समकालीन बताया गया है। ठीक है, यानी कि सांख्य जो है सो वो पुराना दार्शनिक ज्ञान है और किसका समकालीन है? उपनिषद का समकालीन है, और कपिल इसके मिथ के जन्मदाता माने जाते हैं। तो सांख्यकारिता नामक कृति के रचयिता कौन है? ईश्वर कृष्ण। चार्वाक दर्शन में दार्शनिक विचारों को किसने सूत्रों के रूप में संकलित किया है? हमारा प्रश्न किससे है? चार्वाक दर्शन से है। ठीक है, हमारे विकल्प है अगस्त, चार्वाक, बृहस्पति समझिएगा इसको, बृहस्पति ये वाला बृहस्पति और फिर मनु। तो आपको बताओ कि चार्वाक दर्शन को लोकायत भी कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है लोक से जुड़ा, यानी लोक से जुड़ा। ठीक है, इस मत के दार्शनिक विचारों को सूत्रों के रूप में संकलित किया गया है, जिसके रचयिता थे बृहस्पति। ठीक है, सूत्रों के रूप में इसको संकलित किया गया। इसके दार्शनिक विचारों के रचयिता कौन? बृहस्पति थे। इसका कोई साहित्य आज हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो जब साहित्य उपलब्ध नहीं है तो हम कैसे इसके बारे में बोलते हैं कि इसमें ये वर्णित है, इसमें वो वर्णित है? तो सेम इंडिका के तरह, ठीक है, जिस तरह इंडिका के उद्धरणों का बाद के लेखकों ने वर्णन किया, आलोचना की, उसी तरह इसके भी उद्धरण इस मत के विषय में हमें जो भी जानकारी मिलते हैं वह प्रतिद्वंदी संप्रदाय द्वारा कहे गए विचारों से प्राप्त होते हैं। इस दर्शन को मानने वालों ने भी वेदों व ब्राह्मणों की सत्ता को अस्वीकार कर दिया। भौतिकवादी दर्शन को ये लोग मानते थे। चार्वाक दर्शन में दार्शनिक विचारों को सूत्रों में संकलित करने का काम बृहस्पति ने किया था। संगम कालीन कवियों द्वारा प्रयुक्त शब्द व उनके अर्थों का सही मिलान करें। ठीक है, आपके विकल्प है अरसर, वैश्यार, वेल्लार, वेल्लीर। अस्सर के आगे मुखिया है, वैश्यार के आगे राजा, वेल्लार के आगे वैसाही, वेल्लीर के आगे कृषक। ठीक है, चलिए अब इसके हम विकल्प की ओर जाएंगे, आंसर की ओर जाएंगे। जो वेल्लार होता था इसको वेल्लीर भी कहते थे। ठीक है, वेल्लार को वेल्लारर भी कहते थे, वेल्लारर। तो ये वेल्लार रहे या वेल्लारर रहे, कंफ्यूज नहीं होना है। तो आपको बताओ, ये वेल्लार से ही मैं शुरू करता हूँ। वेल्लार मतलब होता था कृषक। ठीक है, ये जो सी है वेल्लार, इसका मतलब होता था कृषक। ठीक है, और अरसर मतलब जो होता था, अरसर राजा को कहते थे। संगमकालीन जो कवि द्वारा प्रयुक्त शब्द है, तो ये संगमकालीन ग्रंथों में अरसर राजा को कहते थे। और वैश्यार मतलब वैश्यार और व्यवसायी। ठीक है, वैश्यार को व्यवसायी कहते थे, और वेलीर जो होता था वो मुखिया कहलाता था। तो इस हिसाब से हमारा विकल्प क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित किस ग्रंथ में नियोग प्रथा की पशु धर्म के रूप में भर्त्सना की गई है? यानी नियोग जो प्रथा थी, नियोग प्रथा के बारे में हम जानते हैं, तो नियोग प्रथा को पशु धर्म के रूप में भर्त्सना की गई है। आपके विकल्प है ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति, उपनिषद। आपको बता कि मनुस्मृति वो ग्रंथ है जिसमें नियोग प्रथा को पशु धर्म के रूप में भर्त्सना की गई है। फिर भी अगर ऐसा करना अनिवार्य हो, यानी इसमें ये शर्त भी देता है मनुस्मृति में कि अगर ऐसा करना अनिवार्य हो, नियोग प्रथा से विवाह करना, यानी कि पति मर जाए तो क्या करे कि उसके देवर से उसका विवाह हो जाए स्त्री का। तो फिर भी अगर ऐसा करना अनिवार्य हो तो वह नियम भी बताया कि अगर कन्यादान के तुरंत बाद पति मर जाए तो स्त्री का विवाह उसके अनुज के साथ, यानी उसके छोटे भाई के साथ कर दिया जाए, तथा एक पुत्र की प्राप्ति तक प्रत्येक महीने में वह एक बार शारीरिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। नियोग से उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज, यानी कि इसको सिंपल भाषा में कहे तो खेतज, यानी कि स्त्री, यानी कि खेत या स्त्री से उत्पन्न या उससे जन्मा। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रश्न था कि पशु धर्म के रूप में भर्त्सना की गई, ये मनुस्मृति ही है। मनुस्मृति में अगला प्रश्न फिर से मनुस्मृति से। मनुस्मृति में किन्हें अपपात्र की संज्ञा दी गई है? अपपात्र, स्त्री, चंडाल, असुर या मासिक धर्म के बाद जो स्त्री होती है वो। तो आपको बताएं कि मनुस्मृति में चंडाल के पूर्ण सामाजिक बहिष्कार की बात की गई है, और उसका घर क्या होता था? गांव से बाहर होता था। ये बात कही भी गई है कि भाई उसका घर गांव से बाहर होना चाहिए। ये सब मनुस्मृति की बातें हम बता रहे हैं। और उन्हें अपपात्र भी कहा गया है, यानी कि उनको दिया गया भोजन किसी पात्र या बर्तन में नहीं दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? जमीन पे, खाली जमीन पे उसको भोजन दिया जाएगा, इसलिए उसे अपपात्र की संज्ञा दी गई, कोई पात्र पे नहीं दिया जाएगा।
तो इसी ये जो बातें हैं ये चंडाल के बारे में की गई है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, भारत में सर्वाधिक रोमन सिक्के किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं? ये आपका अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक रोमन सिक्के किन राज्यों से प्राप्त हुए हैं? विकल्प है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये आपके विकल्प है। तो आपको बताएं कि भारत में बड़ी मात्रा में रोमन सिक्के मिलते हैं। कुल 170 सिक्के 130 स्थानों पर मिल चुके हैं। अधिकांश सिक्के रोमन सम्राट अगस्टस, जिसका काल क्या था 31 बीसी से 14 एडी, ठीक है, बीसी से एडी तक आ गया था ये। और फिर इसके बाद दूसरा शासक था टिबेरियस 14 से 37 एडी तक। तो इस दोनों के काल के सिक्के भारत में बहुतायत मिलते हैं। और इनका काल क्या हो गया, फर्स्ट सेंचुरी एडी हो गया, यानी कि 31 से 14, फिर ये 14 से 37। अगस्टस और टिबेरियस यानी कि फर्स्ट सेंचुरी एडी में क्या था, फर्स्ट सेंचुरी एडी तक ये मतलब कि ये जो रोम से जो है सो व्यापार कंटिन्यू चल रहा था फर्स्ट सेंचुरी एडी में। तो रोमन सिक्कों की सर्वाधिक प्राप्ति जो हुई है वो तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र से हुई है और आंध्रा के कावेरी, तमिलनाडु व आंध्रा, ठीक है, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र से हुई है और आंध्रा के कावेरी। तो ए बी यानी कि विकल्प सी सही जवाब है। चलिए, भारत में सामुद्रिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र अरिकामेडु किस नदी के मुहाने पर स्थित है? अरिकामेडु के बारे में आपने तो बहुत सुना होगा। विकल्प है गंगा, यमुना, अरियनसुपम, अरियनकुपम, ये आपके 4 विकल्प है। भारतीय सामुद्रिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र अरिकामेडु किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो आपको बताएं कि पांडिचेरी से 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित कोरोमंडल तट का अरिकामेडु नामक स्थल भारतीय सामुद्रिक व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह अरियनकुपम नदी के मुहाने पर स्थित है। ये कूपम, डी वाला विकल्प सही है। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व का जो कहिए सेकेंड सेंचुरी बीसी से भारत रोम व्यापार में अच्छी वृद्धि हुई, यानी कि इंडो रोमन व्यापार में सेकेंड सेंचुरी बीसी से अच्छी वृद्धि होनी शुरू हो गई। रोम के सोने व चांदी के सिक्कों को क्रमशः क्या कहा जाता था? तो यह काफ़ी सारे सिक्के मिले, पिछले प्रश्न में हमने आपको बताया था। तो आपका प्रश्न ये है कि रोम के जो सोने व चांदी के सिक्के होते थे उनको क्या कहा जाता था क्रमशः? अरई या दिनारी, दिनारी व अरई, स्वर्ण व रजत या नन ऑफ दीज? मैंने रजत लिख दिया, वैसे रजत होगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है? तो आपको बताओ कि पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, उस ग्रंथ के बारे में सुने। तो पेरिप्लस ने सिंधु के डेल्टा क्षेत्र और गुजरात के बंदरगाहों से रोमन साम्राज्य के निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की सूची प्राप्त की है। और प्लिनी व डियो क्रिस्टास ने तो यहाँ तक कहा कि रोमन सोने का भारत में क्या हो रहा था, प्रवाह हो रहा था, यानी इतना बढ़िया व्यापार था। तो ये जो रोमन सोने व चांदी के सिक्के थे इनको अरई व दिनारी कहा जाता था, ठीक है, अरई व दिनारी, सोने को अरई और चांदी को दिनारी, कंफ्यूज नहीं करना है। जातक कथाओं के अनुसार भारतीय व्यापारी जल व स्थल दोनों मार्गों से व्यापार करते थे, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा छोटा हो गया होगा आपको, लेकिन प्रश्न अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। देखिए, जातक कथाओं के अनुसार भारतीय व्यापारी जल व स्थल दोनों मार्ग से व्यापार करते थे। इस ग्रंथ में समुद्रिक लंबी दूरी के व्यापार स्थलों का भी वर्णन है, जिनके वर्तमान नाम से सही मिलान का चयन करें। यानी कि आपको बताया कि जातक कथाएं थी जिसमें बुद्ध की पूर्व जन्म की कथा है का वर्णन है, या फिर ये इसमें जो है सो उस समय के जो व्यापार जो हो रहे थे उस सारी चीज़ों का वर्णन जातक कथा में मिलता है। तो जातक कथा के अनुसार भारतीय व्यापारी क्या करते थे, जल मार्ग से भी और स्थल मार्ग से भी, दोनों मार्ग से व्यापार किया करते थे। और इस ग्रंथ में सामुद्रिक लंबी दूरी के व्यापार स्थलों के भी वर्णन है, यानी कि सामुद्रिक रास्ते से जो लंबी लंबी दूरी पर व्यापार करने लोग जाते थे उन स्थलों की भी चर्चा है। तो आपका प्रश्न है कि इसके वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। स्वर्णद्वीप, बवेरू, रत्नद्वीप, ये आपके 3 विकल्प है, स्वर्णद्वीप, बवेरू, रत्नद्वीप। इसके वर्तमान नाम क्या है, ठीक है। तो आपको बताया जो सबसे पहला विकल्प है स्वर्णद्वीप, तो दक्षिण पूर्व एशिया को स्वर्णद्वीप कहा गया है। बवेरू, बेबीलोन को बवेरू कहा गया है। और रत्नद्वीप कहा गया है श्रीलंका को। तो विकल्प सी क्या हो जाएगा, हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संगम तथा बाद की रचनाओं में भेड़ चराने वाली औरतों के लिए किन शब्दों का
वर्णन मिलता है। ये हमारा अगला प्रश्न है कि संगम तथा बाद की रचनाओं में भेड़ चराने वाली औरतों के लिए किन शब्दों का वर्णन मिलता है? विकल्प है आपके निचियर, ऐचियर, खोविचियर और इडेचियर। ठीक है, ये आपके चारों विकल्प है। तो अगर हम इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो आपको बताऊं कि विजया रामास्वामी ने महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों की ओर ध्यानाकृष्ट किया और संगम तथा उसके बाद की रचनाओं पर उनका ये सारा वर्णन आधारित है। संगमकालीन और उसके बाद की रचनाओं पर विजया रामास्वामी का उन्होंने यह बताया कि उनका जो ये अध्ययन है यह शहर की अपेक्षा ग्रामीण औरतों से जुड़ा है और इन कविताओं में औरत द्वारा धान बोने और खरपतवार हटाने जैसे कृषि कार्यों का वर्णन है। धान रोपने और तैयार होने के बाद धान की ओसाई जैसे कार्य केवल औरतें करती थी। छोटी बच्चियां पक्षी और जानवरों से खेतों की रखवाली करती थी। ठीक है, पशुपालन व दुग्ध उत्पादन के कार्यों में भी औरतें सम्मिलित थी तथा उन्हीं ने वर्णन किया है कि भेड़ चराने वाली औरतों के लिए जो शब्द वर्ण किए हैं ऐचियर मतलब भी भेड़ चराने वाली स्त्री, कोविचियर ये भी मतलब कि भेड़ चराने वाली स्त्री को कोविचियर भी कहा जाता था, ऐचियर भी कहा जाता था और इडेचियर भी कहा जाता था। ठीक है, चियर मतलब चराना और कोवी इडई मतलब भेड़, इस टाइप से कुछ होगा। तो खैर ऐचियर, कोविचियर और इडेचियर ये तीनों के तीनों बातें प्रयुक्त होते हैं भेड़ चराने वाली स्त्रियों के लिए। घुमंतु सौदागरों को तमिल ग्रंथों में कौन सा व्यापारी कहा गया है? ये जो घुमंतु सौदागर होते थे उनको तमिल में कौन सा व्यापारी कहा गया है तमिल ग्रंथों में? आपके विकल्प आपके सामने हैं। छोटा व्यापारी, चट्टा व्यापारी, चट्टू व्यापारी, कोट्टन व्यापारी। ठीक है, ये आपके 4 विकल्प है। चलिए इसके जवाब की ओर बढ़ते हैं। घुमंतु सौदागरों को तमिल ग्रंथों में चट्टू व्यापारी कहा गया है जो फेरी वालों की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक धान, नमक, गरम मसाले इत्यादि ले जाया करते थे। चट्टू व्यापारी इसका उत्तर है। 268 नंबर प्रश्न, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन श्री का रचना काल है। ये जो ग्रंथ है बड़ा ही प्रसिद्ध ग्रंथ है, आप सभी जानते हैं इसके बारे में, कई बार पूछ चुका है प्रश्न। वो जो रचना काल के टाइम में रहता है तो उसके लेखक अज्ञात है। समुद्री व्यापारियों के लिए निश्चित रूप से प्राचीन काल में इस पुस्तक का बड़ा महत्व रहा होगा। आज इतिहासकारों के द्वारा हिंद महासागर के व्यापार से जुड़े विस्तृत अध्ययन के लिए यह महत्वपूर्ण सोर्सेस का काम करता है। इसका रचना काल 1st सेंचुरी AD माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न सीधे 270 पे है। चलिए अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित किन ग्रंथों में उत्तर भारत के शिल्पकारों के श्रेणी संगठनों के पर्याप्त संदर्भ उपलब्ध है? ये हमारा अगला प्रश्न है। ठीक है, आपके विकल्प है अंगविज, ललित विस्तर, मिलिंद पन्ना, महावस्तु। मतलब इस प्रश्न का ये मतलब है कि ये जो ग्रंथ है इन किन ग्रंथों में उत्तर भारत के जो शिल्पकार थे उनके श्रेणी संगठनों के बारे में ढेर सारा वर्णन किया गया है। ठीक है, तो आपको बताओ कि इसमें से जो अंगविज है, अंगविज क्या है? अंगविज का नाम बहुत लोगों ने नहीं सुना हो तो उनको बता दो। अंगविज क्या है? एक जैन ग्रंथ है। ठीक है, और अंगविज के बारे में डिटेल जानकारी हमारे टेलीग्राम चैनल जो इसी नाम से है, द एंड क्लासेस नाम से ही है मेरा टेलीग्राम चैनल, उस पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि देख सकते हैं इसके बारे में डिटेल जानकारी। उसमें शुरू से चल जाएगा PDF, ये नहीं कि अभी ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम वाले चैनल पे तो अभी वाला ही देखेगा। उसमें थोड़ा पीछे बैक करके देखेगा तो उसमें ढेरों PDF मिलेंगे जिसमें आपको मूल जानकारी मिलेंगे, बेसिक जानकारी जो कि आपको जनरली किसी किताब में देखने को नहीं मिलेगा। उन चीज़ों का PDF आपको हमारे यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो अंगविज जो है सो वो एक जैन ग्रंथ है, बाकी डिटेल आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ ललित विस्तर, मिलिंद पन्न और महावस्तु, तो ये सब तो बौद्ध ग्रंथ है। आपको बताया कि साहित्यिक स्रोतों के माध्यम से विशेष रूप से बौद्ध ग्रंथों तथा अंगविज, ललित विस्तर, मिलिंद पन्न तथा महावस्तु से उत्तर भारत के शिल्पकारों के श्रेणी संगठनों के पर्याप्त संदर्भ हमारे समक्ष क्या है उपलब्ध है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सारे के सारे विकल्प सही हो जाएंगे। बीच का एक प्रश्न जो स्किप था उसके बारे में आपको जानकारी दे दे तथ्य के रूप में कि संगम कवियों के अनुसार राजाओं के लिए वत किरुतल, चलिए मैं इसको लिख के दिखाता हूँ, वत किरुतल। ठीक है,
वत्किरुतल। कौन सा वर्ड है? वत्किरुतल वर्ड। ठीक है, देखिए वत्किरुतल यानी संगम कवियों के अनुसार राजाओं के लिए वत्किरुतल परंपरा का बड़ा महत्व था, जिसका अर्थ है संगम कवियों ने वत्किरुतल परंपरा का उल्लेख किया है। इसका क्या अर्थ है, ये आपका प्रश्न था, यह है। तो इसका हम डील करते हैं कि संगम कवि जो है वो क्या करते थे कि युद्ध में नैतिकता का बड़ा महत्व देते थे। जीतना बड़ा महत्व की बात है। तो क्या करता था, जब कोई राजा हार जाता था तो उसके लिए एक परंपरा होती थी वत्किरुतल नामक परंपरा। ठीक है, वत्किरुतल नामक परंपरा में वो क्या करता था कि अपनी पराजय के बाद उसको उपवास रखना होता था, और उपवास रखते रखते अपने परिवारजनों के साथ एक तरह से सुसाइड या आत्महत्या कर लेना होता था। तो वत्किरुतल हमने आपको बता दिया। तो आपको इस तरह से हमारा ये सेशन ओवर होता है। कल का जो आपका टेस्ट का टॉपिक है पढ़ के रखिएगा कि जो यक्ष व यक्षी तथा नाग व नागी उपासना, मातृदेवी, शैव धर्म, वैष्णव धर्म और बौद्ध व जैन धर्म में जो विभाजन हुआ था, इन टॉपिकों से रिलेटेड हम 20 बेहतरीन एमसीक्यू लेके आएंगे। कल के लिए टेस्ट के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही में बेल आइकन तो पक्का दबा ले, उसमें ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले ताकि आपको ऐसी वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। और हम एंशिएंट इंडिया करीब करीब समाप्ति की ओर है, मतलब कि 10-12 दिन में ये एंशिएंट इंडिया ख़त्म हो जाएगा। पीछे के जो करीब 250 प्रश्न है वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के भी ढेरों सारे प्रश्न हैं, और जो नेट जेआरएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने पिछले 10 साल का क्वेश्चन बैंक एकदम बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ डाला है। तो सारी चीज़ें आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। घरों में रहिए, खूब अच्छे से पढ़िए और टेस्ट का प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।